गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अभिषेक अग्रवाल। ये हमारी फिजिक्स की पहली क्लास है। तो है ना, बच्चों समझते हैं कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर। तो इस शब्द का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो भी हमारे पास हमारे आसपास नेचुरल इवेंट्स हो रहे हैं, हम उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। जैसे कि एक एप्पल है, वो पेड़ से गिर रहा है, या फिर जो मून है ना, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो जो नेचुरल इवेंट्स हो रहे हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दे आर हैपनिंग अकॉर्डिंग टू सम लॉ। जैसा कि एनसीईआरटी में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इस चीज का, है ना, कि इट इज द बेसिक कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंसेस। और जो फिजिक्स है, इट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड नेचर। जैसे कि हिंदी में भी हम लोग बोलते हैं भौतिकी, है ना। तो भौतिकी मीन्स कि जो भी मतलब मटेरियल वर्ल्ड की जो भी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं, उसको एक्सप्लेन करने का तरीका है कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो जब हम बात करते हैं लॉज ऑफ नेचर की ना, स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप ये समझो कि ऐसे कोई ऑब्जर्वर है, वो चेस गेम को देख रहा है, उसको चेस के रूल्स बिल्कुल नहीं पता है। जैसे लगान मूवी था ना, लगान मूवी में जो विलेजर्स थे, उनको चेस क्रिकेट के रूल्स बिल्कुल नहीं बताते, लेकिन वो क्या करते थे, ऑब्जर्व कर करके देखते थे। तो जब आप जिस कोई गेम है जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, तो ऑब्जर्व करते हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता है ना। तो उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम कुछ रूल्स गैस कर सकते हैं। जैसे चेस में अगर जो हम हाथी की बात करें, तो जो हाथी है हमारा, वो आड़ा टेढ़ा नहीं चलता है, या तो वो सीधा चलेगा या फिर वो परपेंडिकुलर चलेगा। तो इसी तरह से साइंटिस्ट ने पहले जितने भी जो इवेंट्स हमारे आसपास हो रहे हैं, तो उन्होंने ऑब्जर्व करा कि क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, तो उन्होंने कुछ जो लॉज हैं उनको गैस करने की कोशिश करा। तो उसके बाद हमारे जो लॉज हैं वो फ्रेम हुए। तो फिजिक्स भी बच्चों कुछ इसी तरह से। तो देखो, जब भी हम बात करते हैं कि हम नेचर का कोई इवेंट अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो उसमें हम लोग को सबसे पहले एक चीज आती है, मेजरमेंट, है ना। तो अब समझते हैं क्या है मेजरमेंट। तो यहीं से हमारा ये जो चैप्टर है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसका स्टार्टिंग होता है। तो बच्चों, जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं, है ना, तो अब मेजरमेंट का मतलब क्या है? मेजरमेंट का मतलब है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, है ना। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है वो क्वांटिटीज जिनको हम बड़ी आसानी से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या क्या चीजें मेजर कर सकते हैं, क्या नहीं मेजर कर सकते हैं, है ना। मास को हम बड़ी इजीली मेजर कर सकते हैं, टाइम को वेरी इजीली मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फ्रेंडशिप की बात करें, तो फ्रेंडशिप एक ऐसी क्वांटिटी है जो सब्जेक्टिव है ना। तो इन चीजों को मेजर नहीं कर सकते। तो हम फिजिक्स में से उन्हीं क्वांटिटीज की बात करेंगे जिनको हम बड़ी आसानी से मेजर कर सकते हैं, ठीक। तो जब हाँ हम बात कर रहे थे मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट है कि व्हेन वी आर कंपेयरिंग ए फिजिकल क्वांटिटी, ना, कंपैरिजन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी physical quantity with the standard of same physical quantity, है ना। तो दिस थिंग इज मेजरमेंट। तो जरा ये भी देख लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी हम किसे कहते हैं, है ना। तो व्हाट इज ए फिजिकल क्वांटिटी? quantities that can be measured। तो देखो, जब भी हम किसी चीज को मेजर करते हैं, तो उसके लिए हमें रेफरेंस चाहिए होता है ना।
जैसे अगर हम बात करते हैं बेस्ट बैट्समैन की ना, अगर मैं क्रिकेट की बात करूँ, क्रिकेट आई होप सभी लोग देखते हैं और देखते भी हैं, तो जब भी हम कहते हैं वर्ल्ड क्लास बैट्समैन की बात करते हैं तो हम एग्जांपल लेते हैं सचिन तेंदुलकर का या फिर सर विवियन रिचर्ड्स का ना, इसी तरह से। तो जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसके लिए हमें रेफरेंस चाहिए होता है। तो फिजिक्स में जब हम कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो जो रेफरेंस होता है ना, उसको हम लोग यूनिट कहते हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी के चैप्टर 2 में फर्स्ट पैराग्राफ में ही दिया हुआ है कि उस स्टैंडर्ड को हम लोग यूनिट बोलते हैं। तो यूनिट इज बेसिकली द स्टैंडर्ड जिससे कि हम कोई भी क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। तो जब हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं बच्चों, तो फिजिकल क्वांटिटीज आर एक्चुअली ऑफ टू टाइप्स। वन इज फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको कभी कभी फंडामेंटल बोलिए या बेस क्वांटिटी बोलिए, फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी। और दूसरी क्वांटिटी होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज, है ना। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना, एनसीईआरटी में बड़ा अच्छे से इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब आप ये देखो कि फिजिकल क्वांटिटीज, अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है ना, लेकिन ब्यूटी क्या है फिजिक्स की कि जो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको कुछ हम गिनी चुनी क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हमारे मैथ्स में नंबर्स हैं 0 to 9, लेकिन जो सारे के सारे नंबर्स हैं बनते तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्हीं से तो बनते हैं, है ना। कोई सा भी नंबर ले लिया। तो इसी तरह से फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके टर्म्स में हम बाकी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वो क्वांटिटीज जिनके टर्म्स में हम बाकी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज एक्चुअली में वो क्वांटिटीज होती हैं दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, है ना, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि अगर मेरे को अगर हमको लेंथ मेजर करना है तो लेंथ को हमको मीटर में ही मेजर करना पड़ेगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उसको ना हम मास में मेजर कर सकते हैं और ना ही उसको हम टाइम में मेजर कर सकते हैं, है ना। सिमिलरली अगर आपको टेम्परेचर मेजर करना है, ओके, सपोज द टेम्परेचर ऑफ द रूम इज 25 डिग्री सेल्सियस, तो बच्चों आप इसे किसी और क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो सारी क्वांटिटीज जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो जरा देखते हैं कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, है ना। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास। सबसे पहला है लेंथ, है ना, ऐसा यूनिट है मीटर और सिंबल है एम, मतलब सिंबल वाला सिंबल जो कि हम यूनिट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। फिर दूसरी हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है दैट इज मास, ऐसा यूनिट हो गया केजी। फिर है टाइम, ऐसा यूनिट हो गया सेकंड। फिर है इलेक्ट्रिक करंट, है ना, एम्पियर, पता ही है आपको। फिर आ गया अपना थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। देखो बच्चों ये टेम्परेचर ही है ना, थर्मोडायनेमिक है तो कोई मतलब नई चीज नहीं, मतलब कोई ये नहीं है कि नई चीज हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में आप एक और मतलब आगे अभी केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स ना एक ब्रांच होती है फिजिक्स की जिसमें हम लोग ये पढ़ते हैं। तो इट्स नथिंग न्यू, जो हमारा टेम्परेचर है उसी का है, लेकिन जो उसकी जो यूनिट्स हैं, है ना, अभी तक हम लोग जो टेम्परेचर की यूनिट्स यूज करते हुए आए थे, क्या थी वो यूनिट्स, है ना, सेंटीग्रेड। लेकिन अब से हमें उसको यूज नहीं करना है, क्योंकि जो एसआई यूनिट्स होती हैं, एसआई यूनिट्स टेम्परेचर की हमारी होती हैं केल्विन। फिर 6 यूनिट जो है हमारी दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसकी जो यूनिट है ना, यूनिट है इसकी मोल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी जो यूनिट है दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी वो यूनिट है जो कि लाइट की इंटेंसिटी को बताती है ना। सूरज में आप खड़े हो जाइए दोपहर में,
कितनी तेज रोशनी आती है ना रूम में। हम जब हम रहते हैं तो जो लाइट बल्ब होता है उसकी रोशनी इतनी इंटेंस नहीं होती है। तो बेसिकली जो लाइट की जो इंटेंसिटी है ना, इट इज ऑल्सो अ यूनिट। तो बच्चों ध्यान से आप एक चीज देखिए, जो ये 7 क्वांटिटीज हमने ली हैं, इनमें आप कोई भी क्वांटिटी उठा लें, चाहे आप करंट ले लें या आप मास ले लें, तो ये सारी की सारी क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं कि एक क्वांटिटी को आप दूसरी क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, है ना। चाहे कितनी भी एडवांसमेंट साइंस में आ गई है, लेकिन इन 7 क्वांटिटीज के बिना हम फिजिक्स को अच्छे से नहीं समझ सकते। और बाकी की जो क्वांटिटीज आप आगे देखेंगे, सिर्फ इन्हीं की मदद से मैं आपको सारी क्वांटिटीज ड्राइव करके दिखाऊंगा, इन सिर्फ 7 क्वांटिटीज की वजह से। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, है ना। जैसे कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसके एक जो बेसिक यूनिट क्या होती है, ब्रिक होती है, ईंट होती है ना। किसी भी घर की नींव जो होती है, ह्यूमन बॉडी की हम बात करें तो सेल होता है, एक सेल से ही पूरी ह्यूमन बॉडी बनती है। तो इसी तरह से फिजिक्स में जो भी जितनी भी क्वांटिटीज बनती हैं, वो सिर्फ बनती है इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है बच्चों, एक तो ये बात क्लियर हुई। फिर आप जैसे कि देख सकते हैं एनसीईआरटी में सभी क्वांटिटी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कौन सी क्वांटिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं ना, या आप अपनी इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हैं, है ना। कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए दी गई है ना। तो परेशान नहीं होना है कि सबको मतलब रटना है जैसे कि हम करते आए हैं, तो वो हमें करने की जरूरत नहीं है। तो एक तो ये 7 क्वांटिटीज हुई हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। अगर आप काउंट करेंगे तो ये 7 बैठ रही हैं। तो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा हमारे पास 2 और क्वांटिटीज होती हैं, जिनको कि हम कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में सबसे पहले हमारा आता है प्लेन एंगल, जिसको कि हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक और एंगल होता है जिसको हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल, है ना, ओमेगा। एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से बताया गया इसके बारे में, है ना। पहले प्लेन एंगल है, तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, है ना, क्या देख सकते हैं कि कभी भी हमको इसे आर्क को एक्सप्रेस करना होता है ना। तो अगर एक डीएस जो आर्क बना हुआ है, तो ये किसी सर्कल का पार्ट होगा, है ना। तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ना, तो प्लेन एंगल के लिए हम लोग थीटा रिप्रेजेंट करते हैं, और सॉलिड एंगल के लिए, है ना। सॉलिड एंगल मतलब ये हो गया, अभी समझिए जैसे आइसक्रीम का कोन है, तो जो कोन का जो वर्टेक्स है ना, तो पूरा जो आइसक्रीम का कोन है वो एक 3D में एंगल बना रहा है, तो उस एंगल को बच्चों हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो जरा और डिटेल में देखते हैं इन क्वांटिटीज के बारे में। तो जैसा कि पहले मैं बता रहा था प्लेन एंगल के बारे में, है ना। तो प्लेन एंगल की अगर हम बात करें, तो फॉर एग्जांपल अगर वो एक सर्कुलर आर्क है, तो वो अपने सेंटर पे थीटा एंगल बना रही है, ठीक, थीटा एंगल बना रही है आर्क, है ना। आर्क लेंथ है L एंड रेडियस ऑफ द सर्कल जिसका कि आर्क पार्ट है, दैट इज आर्क। तो प्लेन एंगल थीटा विल बी गिवन बाय आर्क लेंथ L बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है बच्चों, तो प्लेन एंगल का यूनिट, है ना, क्या क्या लेंगे यूनिट। देखो डिग्रीज हम नहीं लेंगे, डिग्री इज नॉट द एसआई यूनिट, है ना, ये बात आप जान लें। एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियंस, जिसको कि हम लोग एब्रीविएट करते हैं RAD से।
फिर दूसरा जो अपना है सॉलिड एंगल, है ना। अगर हम सॉलिड एंगल की बात करें तो सॉलिड एंगल इज, है ना, जैसे कि अगर आप कोई आइसिंगो कोन ले लें तो जो वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है तो उसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि मान लो कि स्फीयर है ना, एक गेंद है हमारे पास, स्फेरिकल गेंद है, तो उसका जो सरफेस पे कोई पर्टिकुलर एरिया अगर हम लें ना, कोई शेडेड पोर्शन लें, तो वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहे हैं, 3D एंगल जो बनेगा, है ना बच्चों। तो बच्चों ये समझ लिए कि जो शेडेड पोर्शन है, ये जो हमारा शेडेड पोर्शन है, ये सॉलिड स्फीयर का पार्ट है। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, सॉलिड एंगल, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये सॉलिड एंगल हमारा ओमेगा है ना। और सपोज कर लो कि जो ये स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस है हमारा कैपिटल आर, तो जो सॉलिड एंगल बनेगा ओमेगा, दैट विल बी, है ना, ये जो सेक्शन ऐसा कुछ एरिया होगा अपना, एरिया ऑफ सेक्शन ऑफ स्फीयर बाय रेडियस स्क्वायर, है ना। तो ये हमें दे देगा सॉलिड एंगल। तो अब सॉलिड एंगल की बात आती है यूनिट्स की, तो सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है दैट इज स्टीरेडियन, है ना, यूनिट इज स्टीरेडियन। इसको हम लोग एब्रिविएट करेंगे स्टीर आर्ट से, है ना। स्टीरेडियन इज वेरी बिग टर्म, तो उसको हम स्टीरेड से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात कर रहे थे तो जरा ध्यान देते सिंबल्स पे, जो सिंबल्स हम यूज करेंगे उनके लिए। है ना, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी हमारे पास। टेम्परेचर, amount of substance, and last but not the least, luminous intensity. तो बच्चों इनके जो सिंबल्स है ना, इन क्वांटिटीज का जो सिंबल हम यूज करेंगे आगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनके टर्म्स में हम बाकी सारी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम बार बार तो मास, लेंथ, टाइम इतना बड़ा लिखेंगे नहीं ना, तो हमने एक सिंबल बना लिया, एब्रिविएशन, जिसको हमको अच्छे से ध्यान रखना है ना। दिस इज वन ऑफ द वेरी फंडामेंटल एंड इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स। तो सिंबल्स जो कि हम यूज करने वाले हैं, फॉर मास वी विल यूज कैपिटल एम, for length we will use capital L, for time we will use capital T, for current we will use capital A, for temperature we will use K, for amount of substance we will use MOL, and for luminous intensity CD, है ना। तो ये जो सिंबल्स मैंने बनाए हैं बच्चों, ये हमको याद रखने ही हैं, क्योंकि इन सिंबल्स की जरूरत हम लोगों को बार बार पड़ेगी। ठीक, तो ये तो बात थी फंडामेंटल क्वांटिटीज की। तो एक चीज और है कि जैसे आजकल हम जो यूनिट्स यूज करते हैं ना, यूनिट्स, तो जैसा कि हमने देखा था कि यूनिट्स मींस वो स्टैंडर्ड जिससे कि हम बाकी क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हैं। तो जो यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं, तो आजकल हम लोग SI सिस्टम यूज करते हैं, लेकिन क्या पहले ऐसा था? आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिएगा, पहले की जो चीजें थी ना, दे वर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हर कंट्री अपना अलग अलग सिस्टम यूज कर रही थी, है ना।
तो अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में एफपीएस सिस्टम चल रहा था। एफपीएस मीन्स फॉर लेंथ दे वर यूजिंग फुट, फॉर वेट दे वर यूजिंग पाउंड एंड फॉर टाइम सेकेंड। सिमिलरली अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में चल रहा था एमकेएस सिस्टम, दैट मीन्स मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। सिमिलरली फ्रांस में अपना अलग सिस्टम चल रहा था। तो बेसिकली हर कंट्री में अपना अलग अलग यूनिट चल रहा था। तो अब बात यह है कि ऐसा सिस्टम कहां से आया। देखो बच्चों, जब आप सेम जैसे होता है ना कि हमारे घर में कुछ रूल्स बने हुए हैं, जब तक हम अपने घर में हैं तब तक ठीक है, लेकिन हम कहीं और जा रहे हैं तो ये तो नहीं है ना कि जो रूल हमारे लिए फॉलो हो रहे हैं बाकियों के लिए भी वही फॉलो। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं कि हर वर्ल्ड कंट्री में, मतलब है ना, थ्रू आउट द वर्ल्ड एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स चले। क्योंकि दिक्कत क्या आ रही थी कि जब भी जैसे बिजनेस है ना, बिजनेस होता था कंट्रीज के बीच में, ट्रेड एक्सचेंज होता था, या फिर टूरिस्ट एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे थे, है ना, प्लेन्स प्लेन्स जैसे पहले इतना नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इंटरेक्शन बढ़ता गया तो वैसे वैसे लोगों ने फील किया कि कुछ सोल्यूशन होना चाहिए। तो इसलिए फिर एक कॉमन सिस्टम आया जिसको कि हम लोग आज यूज भी करते हैं फ्रीक्वेंटली, एसआई सिस्टम, है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है बच्चों ना। तो बच्चों हमारी ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो कि हमारी कह सकते हैं कि फिजिक्स की नींव है या आधारशिला है। ठीक, तो अब बात करते हैं हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज पे। है ना, डिराइव्ड क्वांटिटीज है ना, वो क्वांटिटीज जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस करी जा सकती हैं। जैसे कि एनसीईआरटी में बड़ा अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो डायमेंशन से एक्सप्लेन करा जाता है। तो डायमेंशन का मतलब क्या है? डायमेंशन का मतलब है, फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हमको फोर्स को एक्सप्रेस करना है, ना बच्चों, जैसे हमको फोर्स को लिखना है तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब ये देखो कि मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, वेल गुड, लेकिन एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन एक फंडामेंटल क्वांटिटी है? नहीं, एक्सेलरेशन इट्स अ डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि वो लेंथ और टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं। तो बेसिकली जो फोर्स है उसको अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो फंडामेंटल क्वांटिटी का कुछ सीक्वेंस बनेगा। तो सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन, है ना। व्हाट आर डायमेंशन? डायमेंशंस आर द powers to which the fundamental quantities must be raised to express a given quantity। जरा देखते हैं क्या मतलब हुआ इसका, है ना। सबसे अच्छा एग्जांपल जो हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप एरिया ले लो, है ना। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर का जो हमारा एरिया होता है, एरिया पे स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। तो बच्चों जब हम साइड स्क्वायर लिख रहे हैं, है ना, तो एरिया को हमको एक्सप्रेस करने के लिए लेंथ की जरूरत पड़ेगी ही, है ना। इसको हम ले भी सकते हैं लेंथ स्क्वायर, है ना। और आपको याद हो, हमने भी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थे उनके हमने उनके डायमेंशंस की बात करी थी, है ना। तो ये सिंबल्स हमको याद रखने हैं। तो बेसिकली जो लेंथ है इसको मैं ले सकता हूं एल स्क्वायर। तो बेसिकली अब ये देखो कि जब मेरे को एरिया बनाना पड़ा, एरिया की जब मेरे को डायमेंशन, मतलब एरिया जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, उसका मेरे को जब डायमेंशन चाहिए था तो हमने लिखा एल स्क्वायर। तो एरिया को ऑब्टेन करने के लिए या अचीव करने के लिए हमको एल स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम एल क्यूब लिख दें या कुछ और लिख दें। तो ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है ना, जैसे कि हमको मैथ्स में कोई स्पेसिफिक नंबर बनाना है 573, तो 573 का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है। ये नहीं है कि ये 7 पहले लिख दिया 5 बाद में कर दिया, सर मेरा तो मन नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये इस चीज को बोलते हैं डायमेंशन। तो डायमेंशन का मतलब क्या हो गया? डायमेंशन का मतलब हो गया पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड
quantities must be raised to express the to obtain a derived physical quantity. है ना, derived भी हो सकती है, fundamental भी हो सकती है, fundamental या derived. So obtain a physical quantity. है ना बच्चों, आगे से हम PQ यूज करेंगे फिजिकल क्वांटिटी के लिए। अब ये देखो, जब हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं ना, तो जैसे ये हमने जो ये लिखा था यहाँ पे ना, क्या आ गया, एरिया। तो इस चीज को रीड कैसे करोगे? इस चीज को अगर मुझको रीड करना हो, इंटरप्रेट करना हो, तो मैं क्या बोलूंगा कि डायमेंशन ऑफ एरिया इज एल स्क्वायर। या तो मैं ऐसा बोलूं, है ना, या फिर मैंने, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, तो इन स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है डायमेंशन ऑफ है ना, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है डायमेंशन ऑफ, है ना। जैसे यहां पे एरिया था, तो दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ एरिया, है ना। और डायमेंशन क्या है? डायमेंशन का मतलब है वो पावर जिससे कि हमको फंडामेंटल क्वांटिटीज को रेज करना है, या फिर वो, है ना, स्पेसिफिक सीक्वेंस फंडामेंटल क्वांटिटीज का, जिससे कि हम कोई भी अपनी डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और ले लेते हैं क्वांटिटी, है ना, वॉल्यूम ले लेते हैं। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, है ना, पहले हमें नंबर नहीं डाला था, ठीक है। तो अगर हम वॉल्यूम लें, है ना बच्चों, तो वॉल्यूम, अगर हम क्यूब की वॉल्यूम की बात करें तो क्या होगा, साइड क्यूब, ना, साइड क्या होती है, लेंथ, तो एल क्यूब। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज एल क्यूब, है ना। इन स्क्वायर ब्रैकेट जो हमने लगाया है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। स्क्वायर ब्रैकेट ओनली मीन्स डायमेंशन, है ना, इट सिग्निफाइज डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, है ना। बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि सर अगर हम v इज इक्वल टू एल क्यूब लिखें और स्क्वायर ब्रैकेट v इज इक्वल टू एल क्यूब लिखें, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो बच्चों, डिफरेंस बड़ा सिंपल सा है कि जो हम v इज इक्वल टू एल क्यूब लिख रहे हैं ना, जो कि हमारी पहली इक्वेशन है, जब हम v इज इक्वल टू एल क्यूब लिख रहे हैं तो ये हमारी नॉर्मल इक्वेशन है, मतलब मैथमेटिकल फॉर्म ना, मैथमेटिकल फॉर्मूला जो लिख रहे हैं हम लोग, जैसे कि आप लोग अभी तक करते आए हैं। जैसे हमको वॉल्यूम निकालना हो, है ना, किसी क्यूब को अगर वॉल्यूम निकालना हो, तो मैं अगर क्यूब की लेंथ पता हो तो बड़ी आसानी से उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों, जो हम आज नई चीज ही पढ़ रहे हैं, जब ये स्क्वायर ब्रैकेट आ जाता है ना, इसका मतलब है हम सिर्फ डायमेंशन की बात कर रहे हैं, हमें मैग्नीट्यूड से कुछ भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा है डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन या डायमेंशनल फॉर्मूला। कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट आ जाए ना, तो आपको डायमेंशन से मतलब नहीं है, चाहे वॉल्यूम मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, साइड की कुछ भी वैल्यू हो, हम सिर्फ डायमेंशंस को इक्वेट कर रहे हैं। डायमेंशंस का मतलब ये हो गया कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, ये कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी। ठीक है, तो अब हम क्या, हमारा एम क्या रहेगा कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हमने अभी तक पढ़ी हैं, उनके डायमेंशंस निकालने की, है ना, डायमेंशन निकालते हैं उनके, है। जैसे कि बच्चों आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से बताया गया है कि अगर हमें वॉल्यूम को लिखना है ना, तो जो फर्स्ट ही एग्जाम्पल दिया हुआ है वो वॉल्यूम का ही दिया हुआ है ना। देखो, वॉल्यूम कैपिटल V स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू m टू द पावर 0 L क्यूब T नॉट। तो जब हमको वॉल्यूम वाली जो फिजिकल क्वांटिटी है, जब उसको बनाना है, तो हमको ना मास नहीं चाहिए, टाइम नहीं चाहिए, हमको चाहिए लेंथ। ठीक, इसी तरह से अगर हम वेलोसिटी की बात करें, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, उसको हमने डायमेंशन निकाला था अभी, है ना, L(t-1). तो अब ध्यान देने वाली चीज इसमें यह है बच्चों कि दोनों तरफ आप देख रहे हो स्क्वायर ब्रैकेट आ रहे हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट का एक रीजन है ना,
इनका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, फिर और भी क्वांटिटीज हैं, फोर्स दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, ये हम अभी है ना ड्राइव करते हैं इनको। बस अभी तक ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट पुट कर रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि इट इज नॉट द नॉर्मल मैथमेटिकल इक्वेशन, इसमें हम लोग सिर्फ डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। मतलब कि कोई भी जैसे डिराइव्ड क्वांटिटी है तो कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज हमको चाहिए होंगी। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट क्वांटिटी हम लेंगे आई थिंक इट्स सी। तो अब हम लेते हैं एक्सेलरेशन। है ना बच्चों, अगर एक्सेलरेशन की हम बात करें तो इट इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, है ना, वेलोसिटी बाय टाइम। अब देखो एक्चुअली में अगर बात करी जाए तो ये चेंज इन वेलोसिटी है ना। तो बच्चों जैसे कि हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे, तो एक्सेलरेशन बेसिकली जो हमारा होता है इट इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि सर वेलोसिटी का तो ठीक है ना, जब हमने वेलोसिटी की बात करी थी बच्चों तो वेलोसिटी का हमने जो डायमेंशन लिखा था क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम ऑफ एल टी माइनस वन। लेकिन यहाँ पे जो हमारा टर्म है ना, अगर हम जब एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकाल रहे हैं तो जब हम एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकाल रहे हैं तो हमारे पास जो टर्म है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। तो एक तरफ चेंज इन वेलोसिटी है और एक तरफ जो हमने लिखा था, हमने यहाँ पे जो करा था नॉर्मल वेलोसिटी करा था। तो देखो बच्चों जैसे कि हमने भी पहले भी डिस्कस करा था कुछ टाइम पहले कि जो ये स्क्वायर ब्रैकेट आ जाते हैं ना, तो इट्स नॉट ए मैथमेटिकल इक्वेशन, इट इज ए डायमेंशनल इक्वेशन। इसका मतलब ये हो गया कि स्क्वायर ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है हमको सिर्फ उसके डायमेंशन से मतलब है, न्यूमेरिकल वैल्यू से हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो उसका मतलब ये हो गया, एनसीईआरटी में इसका अच्छे से बताया गया है ना, कि इन दिस रिप्रेजेंटेशन मैग्नीट्यूड्स आर नॉट कंसिडर्ड, है ना। मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि कोई स्पीड 10 मीटर्स पर सेकंड है, कोई स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है ना। तो आधी प्रॉब्लम तो यही सॉल्व हो गई इसमें। तो स्क्वायर ब्रैकेट में हमें देखना क्या है ना, हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो सिर्फ इतना सा है कि स्क्वायर ब्रैकेट में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जा रही है। इसका मतलब ये हो गया कि 1 सेकेंड, इसका मतलब ये हो गया कि स्क्वायर ब्रैकेट में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ना, मतलब वो वेलोसिटी जा रही है या एक्सेलरेशन जा रही है, मतलब उसका डायमेंशन क्या बन रहा है, हमें सिर्फ उस बात से मतलब है। ठीक, तो ये हमारे जो कंटेक्स्ट था ना, हमारा चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी, डायमेंशन सेम होना चाहिए या अलग होना चाहिए। तो हमने क्या सीखा, ये कह सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी हो, चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो, चाहे एवरेज वेलोसिटी हो, या फाइनल वेलोसिटी हो, या फिर स्पीड हो, जैसा कि हम अगले चैप्टर में देखेंगे। तो ये सारी क्वांटिटी ना, इनका सबका सिग्निफिकेंस अलग अलग है, मीनिंग अलग अलग है, लेकिन इस चैप्टर में डायमेंशंस में हमको इन सबको एक ट्रीट करेंगे। क्यों एक ट्रीट करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ डायमेंशंस की बात कर रहे हैं ना। तो सभी का डायमेंशन जो बच्चों लिया जाएगा दैट विल बी एल टी माइनस वन, है ना। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये हमको ध्यान रखनी है। तो बच्चों आते हैं अपने सवाल पे, फिर हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे, ठीक है। तो जो ये वेलोसिटी चेंज है, वेलोसिटी चेंज का डायमेंशन क्या रहेगा, वही रहेगा जो कि वेलोसिटी का था। तो ये डायमेंशन, तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन आपका आएगा, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन विल कम आउट टू बी एल टी माइनस वन बाई टी और एल टी माइनस टू। है ना। और जो क्वांटिटीज हैं जो हमको आपने पढ़ी हैं अभी तक, एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सेलरेशन हमने कर चुके हैं, फोर्स, है ना, फोर्स लेते हैं। तो फोर्स इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन,
है ना। तो मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है ही अपना m। तो जब हम फोर्स के डायमेंशन की बात करेंगे, है ना, और एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला ही था एल टी माइनस टू एम एल टी माइनस टू। देखो बच्चों, मैंने फोर्स का डायमेंशन से निकालने से पहले मैंने एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकाला है। तो जो भी हम आगे क्वांटिटीज करेंगे ना, उसमें आपको वो क्वांटिटीज की जरूरत, उन क्वांटिटीज के डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी जो आप पहले निकाल चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दिया है, लेकिन जब आप करेंगे इसको तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप पहले मतलब इसको वीडियो में देख लिए, नोट कर लिए और फिर खुद से ट्राई करिएगा सभी के डायमेंशन निकालने का, है ना। जब आप करेंगे या मतलब 2-3 बार ट्राई करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, है ना। ऑकवर्ड मतलब अजीब नहीं लगेगा कि कैसे निकालना है, स्टक हो जाएंगे। भाई सिंपल सी बात है ना, कोई चीज़ आप पहली बार करते हैं तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। आपको याद होगा जब 9th क्लास में आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था, लगता था अरे कितनी बड़ी चीज़ है ना, v = u + at, कहाँ पे u का साइन पॉजिटिव रहेगा, कहाँ पे a पॉजिटिव रहेगा, कहाँ पे a नेगेटिव रहेगा। लेकिन अब देखो 2 महीने बाद ये कितना सिंपल लगता है ना। अब देखते हैं तो मतलब हंसी से मतलब अजीब लगता है कि अरे इतना सिंपल चीज़ थी, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों लग रहा था। तो ये चैप्टर भी वैसा ही है। और ये बात मान लो आप कि जहाँ पे कोई और टेक्निक काम नहीं करती है, वहाँ पे डायमेंशन की अप्रोच काम करती है। ठीक है, तो हो गया फोर्स। फोर्स के बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी हम लेंगे दैट विल बी वर्क, है ना। तो वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप लोग अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा हम लोग डिटेल में कर लेते हैं। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन ये खुद से प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे, आप बिना करे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, है ना। मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो जब हम वर्क के डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो क्या हो गया, m एक्सेलरेशन इज एल टी माइनस टू इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज एल। तो जो वर्क का फाइनल डायमेंशन बना अपना दैट इज m l² t⁻⁻²। हाँ जी, और क्या पढ़ा है आपने बताओ। बहुत सी क्वांटिटीज पढ़ी है ना। मोमेंटम, अब ले लेते हैं मोमेंटम। ना मास इनटू वेलोसिटी, है ना। तो स्क्वायर ब्रैकेट पुट करेंगे, है ना, ताकि कोई भी देखे तो ऑटोमेटिकली समझ जाए ना, बोलना बताना नहीं पड़े कि क्यों स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, इसलिए ना। फिर देखो फिजिक्स वाले जो होते हैं ना, वो थोड़ा मतलब क्या कहते हैं, ऐसा बोला जाता है कि जो फिजिक्स में जो लोग होते हैं वो थोड़े आलसी होते हैं। लेकिन ये एक्चुअली में दुनिया का मतलब एक नजरिया है, इसके पीछे रीजन ये है कि फिजिक्स वाले चीजों को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं ना, ये इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमको बार बार बोलना ना पड़े। ठीक है, तो वेलोसिटी ml/t-1। अगली क्वांटिटी जो रहेगी हमारी दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी। ना काइनेटिक एनर्जी के दैट इज हाफ mv²। अब देखो बच्चों, जब हम काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन निकाल रहे हैं तो हमें हाफ को इग्नोर करना है, क्योंकि जो यहाँ पे हाफ है ना, हाफ का डायमेंशन नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन है हमारा दैट विल बी m, है ना, l/t-1² और m l² t⁻²। इसी तरह से अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, है ना, तो क्या होता है फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, mgh। तो डायमेंशन जो हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी का, तो m, है ना, g इज एक्सेलरेशन l/t-2 इंटू l, और दैट इज नथिंग बट m l² t⁻²। तो बच्चों अभी देखो कि हमको किसी भी डायरेक्ट क्वांटिटी का अगर डायमेंशन निकालना होता है तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें उसका रिलेशन पता है कि वो जो क्वांटिटी है बाकी क्वांटिटी से कैसे रिलेटेड है, और प्रोवाइडेड कि जिन क्वांटिटी से वो रिलेटेड है ना, जैसे कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी
पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास, ग्रेविटी एंड हाइट। तो अगर ये तीनों क्वांटिटीज के डायमेंशन भी हमको पता है तो हमारी लाइफ आसान है। ठीक, अब आप ये देखिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के डायमेंशन देखिए सेम है ना। वर्क के भी सेम होंगे, वर्क हम कर चुके हैं। तीनों के डायमेंशन आप देखिए सेम है, ml² T⁻⁻²। और जब हम यूनिट्स की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी के लिए भी आप जूल यूज करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी आप जूल यूज करते हैं, वर्क के लिए भी आप जूल यूज करते हैं। तो कुछ रिलेशन दिख रहा है दोनों में, कुछ लिंक दिख रहा है। तो लिंक ये है कि जब दो क्वांटिटीज के सेम डायमेंशन होते हैं, जैसा कि हमारे केस में हो रहा है ना, बल्कि यहां पर तो तीन क्वांटिटीज हैं जिनके सेम डायमेंशन है। तो जब क्वांटिटीज के सेम डायमेंशन है तो उनकी यूनिट भी सेम ही होगी। ओके, यूनिट सेम होनी ही पड़ेगी, यूनिट्स सेम है ना। तो जिस चीज का जवाब हमारे पास पहले नहीं था, अब उस चीज का जवाब है। किस चीज का जवाब, क्या क्वेश्चन है और किस चीज का जवाब कह रहा हूं मैं? क्वेश्चन ये है कि जब दो क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम है तो क्या यूनिट सेम होंगी? अगर यूनिट सेम है तो डायमेंशन सेम, सॉरी, अगर डायमेंशन सेम है तो यूनिट सेम होगी ही, है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है इस चीज का, है ना। तो जब हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली में ये जो अप्रोच है ना, ये हम जब यूज करते हैं जब हम डिराइव्ड क्वांटिटीज को निकाल रहे हैं। लेकिन अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करें, है ना, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं हमारी, क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं? अगर वी टॉक, इफ वी टॉक अबाउट द फंडामेंटल क्वांटिटीज, देखते हैं उनके डायमेंशन क्या होंगे। अगर हम मास की बात करें तो मास का जो डायमेंशन रहेगा हमारा, दैट विल बी m। अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ का डायमेंशन रहेगा कैपिटल। अब बच्चों अब ये देखोगे जो ये m लिखा हुआ है ना, इसमें ना l आ रहा है ना t आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, m⁻⁴, l⁻�0 और t⁻�0। तो बेसिकली इसमें लेंथ और टाइम का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसी तरह से लेंथ की बात करें तो सिर्फ l आएगा। अगर हम टाइम की बात करें, है ना, इट विल बी कैपिटल T। है ना, करंट की अगर बात करें कैपिटल A। टेम्परेचर की अगर बात करें कैपिटल K। है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की अगर बात करें तो CD, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की अगर बात करें तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे MOL, है ना। तो इससे मतलब और क्लियर होता है कि डायमेंशन का मतलब कहना क्या चाह रहे हैं। मतलब ये है कि इन जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनको जो एक्सप्रेस कर रहे हो, भले से आप टाइम को एक्सप्रेस कर रहे हो, चाहे करंट को कर रहे हो, चाहे लेंथ को कर रहे हो, तो उनको उन्हीं के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। यही पूरा मतलब कंसेप्ट है डायमेंशंस का। ठीक है बच्चों, तो हमने दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी डिस्कस करी थी, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, है ना। तो जो प्लेन और सॉलिड एंगल होते हैं, अगर प्लेन एंगल की बात करें तो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल क्या था? थीटा। थीटा फॉर्मूला क्या है ना, फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला था आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो बेसिकली क्या हो रहा है, लेंथ बाय लेंथ। तो इस पूरे क्वांटिटी का जो डायमेंशन है ना, कोई डायमेंशन नहीं होगा। सेम सॉलिड एंगल का भी है। तो बेसिकली प्लेन एंगल एंड
plane angle and solid angle are dimensionless. Okay, मतलब ये हुआ कि जब हम प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की बात कर रहे हैं तो इनको जब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं आएगी। एक्चुअली में आ रही है ना, फॉर्मूला आप देखिए तो आ रही है, दोनों में आ रही है, प्लेन एंगल में भी आ रही है, सॉलिड एंगल में भी आ रही है, लेकिन ओवरऑल वो कैंसिल हो जा रही है। ठीक है बच्चों, तो एक तो ये चीज रही। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो जो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल होते हैं, ठीक है डायमेंशन नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन यूनिट होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत कभी भी पूछा जा चुका है, ये नीट में पूछा जा चुका है, एम से पूछा जा चुका है कि क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, डू ऑल डायमेंशनलेस क्वांटिटीज बी यूनिटलेस। तो इस क्वेश्चन को देखते ही आप, है ना, छूटते ही बोल देंगे कि नहीं, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, है ना, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारा प्लेन एंगल है सॉलिड एंगल का। दोनों जो क्वांटिटीज हैं दे आर डायमेंशनलेस बट स्टिल दे हैव यूनिट्स। अगर रिवर्स की बात करें, है ना, वाइस वर्सा, कि ऑल यूनिटलेस क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटी जिनकी यूनिट भी ना हो, तो यूनिट भी ना हो तो क्या उनका डायमेंशन होगा, ये स्टेटमेंट सही है ना। सो वाइस वर्सा इज ट्रू। है ना, तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना है, आगे कभी क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज नहीं होना है ना, यही हमारा पर्पस है। तो और ज्यादा क्वांटिटीज देखते हैं जो आप पढ़ चुके हैं, उनके हम डायमेंशन निकालना देखते हैं। डायमेंशन क्यों कैसे निकालने उनके ना, ई एफ आई जे, है ना। एक आपने पढ़ा था करंट, तो करंट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, तो उसका डायमेंशन तो निकला पड़ा है पहले से, है ना। फिर आ गया चार्ज, तो अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज क्यू, तो बच्चों चार्ज, है ना, करंट इनटू टाइम, है ना बच्चों। तो हम पोटेंशियल की बात कर रहे थे, तो बच्चों की जैसे मैं कह रहा था कि ये वो क्वांटिटीज हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं, लेकिन अभी हम जो और क्वांटिटीज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है बहुत सी क्वांटिटीज ऐसी हैं जो आपने नहीं पढ़ी हैं। तो आपको इस बात में नहीं जाना है कि क्वांटिटी क्या है, सर ये तो हमने पढ़ा नहीं, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा नहीं। आपका काम ये है कि जो भी आपको कंसेप्ट बताया गया है उसकी हेल्प से आपको उनका डायमेंशन निकालना आना चाहिए। अगर आपको इतना काम हो गया दैट मीन्स कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया, है ना। क्योंकि हम जो क्वांटिटीज अभी डिस्कस करेंगे आगे, ये वो क्वांटिटीज होंगी जो कि आप 2 ईयर्स के दौरान पढ़ेंगे, है ना, 11th में पढ़ेंगे और 12th में पढ़ेंगे। तो आपको सिर्फ जो किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना आना चाहिए। ये हमारा मोटिव है ही नहीं कि वो क्वांटिटी क्या है, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है ना, और कैसे निकाली गई है। तो कंफ्यूज उन बातों से नहीं होना है। तो जब हम पोटेंशियल की बात कर रहे थे तो पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एम एल टी माइनस 2 इंटू एल, चार्ज ए टी। तो पोटेंशियल का जो हमारा डायमेंशन है दैट विल कम आउट टू बी एम एल स्क्वायर ए टू द पावर -1 टी टू द पावर -3, है ना बच्चों। और भी क्वांटिटी जो रह गई, वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन जो मेन क्वांटिटीज की हम बात कर रहे हैं, तो एक और इसमें क्वांटिटी थी फ्रीक्वेंसी, है ना। टाइम सिंपल पेंडुलम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है वो बताइए, उसके एक्सपेरिमेंट्स थे। तो फ्रीक्वेंसी एफ, तो इट इज एक्चुअली 1 इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड,
ना। तो फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन है इट विल कम आउट टू बी t माइनस 1। तो और जो क्वांटिटीज हम ले सकते हैं ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ले सकते हैं, हीट ले लेते हैं ना, हीट। बच्चों जो ये हीट है, हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, यही हम पढ़ते हैं, जस्ट लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका जो डायमेंशन है दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ एनर्जी, और ml² t to the power -2। फिर है अपना स्पेसिफिक हीट। बच्चों अगर भूल गए तो कोई बात नहीं, ये सारी वैल्यूज मतलब फिर से आप पढ़ोगे इन सभी चीजों को, लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये आप नहीं भूल सकते। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये ऐसी चीज है ना कि हमको हर चैप्टर में जरूरत पड़ेगी इसकी, और जहां पे कोई और कंसेप्ट नहीं काम करता वहां पे यही कंसेप्ट काम करता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या था? हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, है ना। मैं डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के डायमेंशन की बात करें तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। एनर्जी का डायमेंशन हमारा होता है ml² t to the power -2 m एंड टेम्परेचर, है ना। अभी देखिए डेल्टा टी, जैसा कि हमने अभी डिस्कस करा था कि डेल्टा टी की हम बात कर रहे हैं तो इट इज बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर। देखिए जब हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, दे आर ऑल आइडेंटिकल। तो मैं डायरेक्टली के लिख सकता हूं। तो जो डायमेंशन बन के आया हमारा दैट इज l² t to the power -2 k to the power -1। तो ये बच्चों वो क्वांटिटीज थी जो हमने अभी तक पढ़ी है ना। अब ऐसी बहुत सी क्वांटिटीज होंगी जो अब आप आगे पढ़ेंगे और आपके लिए नहीं होंगी, है ना। तो हमें ज्यादा सोचना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, सर ये तुमने कभी पढ़ा नहीं। बस हमें इतना तो ध्यान रखना है कि हमें डायमेंशन निकालना आना चाहिए। और आपने अगर ऑब्जर्व करा है तो हमने जब हम डायमेंशन निकाल रहे हैं तो हम कुछ हाई फाई नहीं कर रहे, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो भी क्वांटिटी है हम उसको बाकी क्वांटिटी से रिलेट कर रहे हैं, है ना। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल है यार, लास्ट एग्जांपल को देख लीजिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला। तो इसका जब मैंने डायमेंशन निकाला तो मैंने क्या करा, सबसे पहले हमने इनको अदर क्वांटिटीज से रिलेट कर दिया, है ना। हीट, मास, चेंज इन टेम्परेचर, और इन क्वांटिटीज के डायमेंशन हमको पता है। तो आगे हम जिन जिन क्वांटिटीज का डायमेंशन निकालना होगा, भले से हमारे लिए अननोन हो, लेकिन अगर हम उनको बाकी क्वांटिटीज से रिलेट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन हमें पता है, तो हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब देखो डायमेंशन क्यों निकाल रहे हैं उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डायमेंशन कैसे निकालना है ना। क्योंकि आगे फिर उसी के बेस पे हम इसके एप्लीकेशन देखेंगे, है ना, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो जब हम डायमेंशंस की बात करते हैं बच्चों, तो उसमें एक डायमेंशन कॉन्स्टेंट्स आते हैं, सॉरी फिजिकल कॉन्स्टेंट्स आते हैं। तो क्या होते हैं फिजिकल कॉन्स्टेंट्स, जरा देखते हैं उनको, है ना। फिजिकल कॉन्स्टेंट्स जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, ये वो कॉन्स्टेंट्स हैं ना, कॉन्स्टेंट, इनकी वैल्यू फिक्स रहेंगी। लेकिन ये दो तरीके के होते हैं, एक अपने होते हैं न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स, न्यूमेरिकल कांस्टेंट वो कांस्टेंट होते हैं जो कि डायमेंशनलेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जितने भी नंबर्स ले लो आप, है ना, 1 2 3 पाई, ये सभी डायमेंशनलेस है और कांस्टेंट भी हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर जो कांस्टेंट है फिजिकल कांस्टेंट वो डायमेंशनलेस हो। तो कुछ कांस्टेंट ऐसे भी होते हैं जिनको कि हम बोलते हैं फिजिकल कांस्टेंट्स, है ना। तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट वो कांस्टेंट्स हैं जो कि डायमेंशनलेस होते हैं। फिर दूसरे तरह के कांस्टेंट्स होते हैं जो कि होते हैं फिजिकल कांस्टेंट्स। फिजिकल कांस्टेंट्स वो कांस्टेंट्स होते हैं जिनका डायमेंशन होता है, जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा है स्मॉल जी, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज एक्सेलरेशन। फिर बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड, डायमेंशन इज स्पीड। तो ये
फिजिकल कॉन्स्टेंट्स की अगर बात करें तो ये वो कॉन्स्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यू तो कांस्टेंट है ही, लेकिन इनका डायमेंशन भी है ना। एक्चुअली में ये कॉन्स्टेंट्स है सिर्फ, कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, या तो डायमेंशन होगा या नहीं होगा। और आप बोल सकते हैं कि हमने पढ़ा था कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, तो एक्चुअली में इट इज आल्सो फिजिकल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन होता है। तो नाउ वी हैव सफिशिएंट नॉलेज टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी। देखते हैं जरा। तो बच्चों कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आए ना जहां पे हमको किसी नई क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना हो, तो हमारे स्टेप्स क्या रहेंगे? हमारे स्टेप्स रहेंगे कि जो भी क्वांटिटी है सबसे पहले आप उसको रिलेट करें बाकी अदर क्वांटिटीज से, फिर उसको सेपरेट करें अदर क्वांटिटीज के टर्म्स में, और फिर जो इंडिविजुअल क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशन आप पुट कर दें, है ना। तो देखते हैं पहले जी का डायमेंशन निकालते हैं। तो ये हमने जो जी था ये बेसिकली क्या बताता था कि अगर दो पॉइंट मासेस हैं, मासेस m1 m2, इनके बीच में डिस्टेंस r है, तो ये एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, दैट विल बी गिवन बाय जी m1 m2 बाय r स्क्वायर, है ना बच्चों। तो सबसे पहला काम तो मैंने पूरा कर लिया कि हमने जो ग्रेविटेशन है उसको बाकी फिजिकल क्वांटिटी से रिलेट कर दिया। अब जो हमारा दूसरा स्टेप है, क्या रहेगा दूसरा स्टेप? हमारा दूसरा स्टेप रहेगा उसको सेपरेट करना। तो जी को सेपरेट कर लेते हैं, तो जी इज एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2, है ना। दूसरा स्टेप भी कर लिया हमने। तीसरा स्टेप क्या है कि जो ये क्वांटिटीज हैं, क्या क्या क्वांटिटीज हमारे पास? फोर्स, डिस्टेंस, मास, m1 m2। हाँ, अब देखो जब हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, तो दैट मीन्स कि मैं m1 और m2 को सेम ट्रीट करूंगा। क्यों सेम ट्रीट करूंगा? जब हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं तो दोनों के डायमेंशन तो मास ही है ना, ठीक है। तो डायमेंशन आ जाएगा कैपिटल जी का, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन टू एल स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह से हमने, तो ये है डायमेंशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का। तो जरा स्टेप्स लिख लेते हैं ना, कभी भी आगे मतलब क्वेश्चन आए डायमेंशन निकालने का तो स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं, ठीक है। तो स्टेप्स टू फाइंड डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहला स्टेप है बच्चों, फाइंड द रिलेशन इन्वॉल्विंग द फिजिकल क्वांटिटी, है ना। मतलब जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का हमको डायमेंशन निकालना है उसको पहले आप बाकी क्वांटिटी से रिलेट करें, है ना। क्योंकि जब हम डायमेंशन निकाल रहे हैं तो हमको डायमेंशन चाहिए फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में, तो पहले कुछ ना कुछ लिंक तो निकालना ही पड़ेगा ना। दूसरा स्टेप रहेगा हमारा फिर सेपरेट, है ना, सेपरेट द अननोन फिजिकल क्वांटिटी। अननोन का मेरा मतलब है अननोन इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन, है ना। रिलेशन तो हम पहले निकाल चुके हैं डायमेंशन के टर्म्स में। सेपरेट द अननोन क्वांटिटी in terms of other quantities, है ना। दो स्टेप हो गए। लास्ट स्टेप है कि जो हमने ये सेपरेट करा है ना, तो पुट द डायमेंशंस ऑफ द रेस्पेक्टिव क्वांटिटीज। क्लियर है ना। एग्जाम्पल अभी करते हैं, उससे समझ में आएगा और बेटर, है ना। पुट डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटीज। तो बच्चों देखते हैं जो हमने स्टेप्स लिखे हैं ये हमारे लास्ट क्वेश्चन से कैसे इंटरलिंक्ड है ना। देखते हैं ना जरा। तो सबसे पहले हमने बोला
फाइंड द रिलेशन इन्वॉल्व इन द फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये पहला स्टेप यही था तुम्हारा। देखो ये तो हमने जो ये कैपिटल जी की बात थी, ये हमको रिलेशन पहले से पता था। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ये आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी जिससे कि आप एक रिलेशन निकाल सकते हैं, जो आप जिसमें जो आपकी अननोन क्वांटिटी है वो वापस कहीं ना कहीं से आ जाएगी। ठीक है, ये तो था पहला स्टेप। फिर दूसरा स्टेप था कि सेपरेट द अननोन क्वांटिटी। तो अननोन क्वांटिटी यहाँ पे हमारे लिए थी कैपिटल जी। तो हमने कैपिटल जी को बाकी क्वांटिटीज के टर्म्स में सेपरेट कर लिया। ठीक, अब अल्टीमेटली ये हम एक्सरसाइज करके हो रहे थे। ये एक्सरसाइज हम इसलिए कर रहे थे ताकि जो हमारा कैपिटल जी है उसका डायमेंशन आ जाए। तो तीसरे स्टेप में पुट द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटीज। तो यहाँ पे हमने फोर्स का डायमेंशन पुट करा, है ना, डिस्टेंस का डायमेंशन पुट करा और मास का डायमेंशन पुट करा। तो ये ऐसे स्टेप्स हैं जो कि हमें हमेशा फॉलो करने ही हैं, है ना। एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। अच्छा बच्चों, एक और बात कि हमने जितना भी अभी तक जिन जिन क्वांटिटीज का डायमेंशन निकाला है उनको आप खुद नोट कर लें, जो जो क्वांटिटीज हैं, है ना। कुछ कहते हैं 2-3 क्वांटिटीज ही करें हमने, तो उनको नोट कर लें और उनके डायमेंशन खुद निकालने की कोशिश करें। क्योंकि ये जो चैप्टर है ना प्रैक्टिस वाला है, बिना प्रैक्टिस के आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और जब तक ये पार्ट आप नहीं, मतलब जब तक आपको डायमेंशन निकालने में कंफर्टेबल नहीं है, जिन जिन क्वांटिटीज जो क्वांटिटीज हमने डिस्कस करी है ना, आई विल सजेस्ट कि अब नेक्स्ट वीडियो ना देखें, इन्हीं क्वांटिटीज के डायमेंशन निकालते रहें। क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट है ना, जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, उसमें हमको इस पार्ट की बहुत रिक्वायरमेंट होगी। तो इट इज अ वेरी मस्ट कि मतलब है ना, सबसे जो बेसिक काम हम कर सकते हैं वो ये है कि हमें डायमेंशन निकालने आने चाहिए। तो हमने जो ये प्रोटोकॉल डिसाइड करा था कि किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे निकालना है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। है ना, जैसे अगर हम बात करें पावर की, पावर इज सिग्मा ई ए सिग्मा ए टू द पावर 4। अब यहाँ पे जो क्वांटिटीज हैं, देखो हमें ये फॉर्मूला कहाँ से आया उससे कुछ मतलब नहीं है। हमारा काम सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे जो सिग्मा है ना, सिग्मा इज एक्चुअली ए कांस्टेंट। इसका डायमेंशन मुझे निकालना है और मुझसे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो मुझे निकालना आना चाहिए, है ना। मोटिव हमारा क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो क्वांटिटीज का मतलब क्या है, P स्टैंड्स फॉर पावर, A इज द एरिया एंड कैपिटल T इज द टेम्परेचर। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, एक चीज और है कि जो T है ना, कैपिटल T, इट जनरली स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। इसको टाइम से कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि जो टाइम हम लिखते हैं, टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल t। ठीक है, तो कैपिटल T जनरली मींस टेम्परेचर। अब देखो फिर ऐसा भी नहीं है कि आप हमेशा इसको ब्लाइंडली कैपिटल T को टेम्परेचर मान लें। इसके लिए आपको क्वेश्चन केयरफुली रीड करना है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो कैपिटल T विल मीन टेम्परेचर ओनली। अब ये मत करना कि मतलब सर ने तो कहा था कि कैपिटल T टेम्परेचर ही होना है, तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं और जो सर ने काम कर देंगे, है ना। तो हमेशा क्वेश्चन को आपको पूरा पढ़ना है। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स कि स्मॉल t इज टाइम एंड कैपिटल T इज टेम्परेचर। ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहला स्टेप था हमारा कि रिलेशन निकालना, वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो आधा पार्ट तो क्वेश्चन नहीं कर दिया आपका। फिर अगला स्टेप क्या था कि जो हमारा अननोन क्वांटिटी है उसको सेपरेट करना। तो सिग्मा हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा P बाय A T टू द पावर 4। फिर जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में था कि जो इंडिविजुअल क्वांटिटीज हैं, है ना, जैसे यहाँ पे क्या क्या है, पावर है, एरिया है, टेम्परेचर है, तो तीनों के हम डायमेंशंस पुट कर देंगे। तो देखो पावर इज बेसिकली व्हाट, पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसको मैं ले सकता हूँ वर्क बाय टाइम इनटू एरिया, एरिया इज L स्क्वायर एंड टेम्परेचर, ओके, K टू द पावर 4। अब इसको सारे के डायमेंशन एक साथ अगर पुट कर दें तो जो एक कांस्टेंट है इसका डायमेंशन हमारा आ जाएगा, है ना। वर्क का डायमेंशन होता है mL स्क्वायर T टू द पावर -2 बाई टाइम L स्क्वायर K टू द पावर 4। तो जो फाइनल रिजल्ट बच्चों आएगा हमारा वो कुछ ऐसा आएगा।
है ना, एल 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 का टर्म तो गायब कैंसिल ही हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट में वो शो नहीं होगा, टी टू द पावर माइनस थ्री के टू द पावर माइनस फोर. सो दैट इज द डायमेंशन ऑफ स्टेफेंस कांस्टेंट, है ना. तो प्रैक्टिस के लिए एक तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी हमने क्वांटिटीज करी हैं इन्हीं के डायमेंशन आप फिर से निकालें, ठीक है. और प्रैक्टिस के लिए ना दो क्वेश्चंस नोट कर लिए. सबसे पहला तो है हमारा एफ इज ईटा ए वी बाय एक्स. तो उसमें आपको ईटा का डायमेंशन निकालना है बच्चों, है ना. ईटा इज एक्चुअली कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. है ना. एफ इज फोर्स, वी इज वेलोसिटी, एंड एक्स इज, एक्स आप लेंथ मान लें, एक्स इज लेंथ. तो एक तो अब ये ट्राई करिएगा और एक और कर लेते हैं, है ना. एक तो ये हो गया, और दूसरा है Q बाई टी. हीट ट्रांसफर में यूज होती है इक्वेशन ये. तो Q बाई टी इज बेसिकली नथिंग बट के टी बाय एक्स एल, है ना. तो बच्चों अभी देखिए इस क्वेश्चन में ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि सेम क्वेश्चन में आपका स्मॉल टी भी आ रहा है और कैपिटल टी भी आ रहा है. तो जो स्मॉल टी है, स्मॉल टी इज टाइम, है ना. क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं गया है, तो स्मॉल टी इज टाइम एंड कैपिटल टी इज टेम्परेचर, है ना. ये चीज हमको ध्यान रखनी है. तो इसमें, है ना, ए इज एरिया, क्यू इज हीट, क्यू इज हीट, ए इज एरिया. यहां पे जो k है ना, k इज एक्चुअली अ कांस्टेंट. इसको बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, है ना. उससे हमारा लेने देना नहीं है कुछ. तो आपको दो, पहले वाले में आपको ईटा का डायमेंशन निकालना है और दूसरे क्वेश्चन में आपको k का डायमेंशन निकालना है ना. स्टेप्स यही फॉलो करेंगे. कौन से स्टेप्स? सबसे पहले आप रिलेशन फाइंड करेंगे फिजिकल क्वांटिटी को इन्वॉल्व करता हुआ, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में. सेकंड स्टेप रहेगा कि जो अननोन क्वांटिटी है उसको सेपरेट करना. और जो लास्ट है, लास्ट इज फाइंड, हम अदर क्वांटिटीज के डायमेंशंस पुट कर देंगे, है ना. इसको आप, है ना, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करिएगा.